नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीटेट के 2019 के आए हुए प्रश्न पत्र में भाषा भाग 2 के अंतर्गत संस्कृत का जो पेपर आया हुआ था उसको हमने सॉल्व किया था और उसमें से मैंने केवल जो 15 प्रश्न था पैसेज का उसको मैंने सॉल्व कराया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जैसा मैंने कहा था कि मेरी अगली वीडियो उसी प्रश्न पत्र के बाकी बचे हुए पेडागोजी के प्रश्नों को होंगे, तो आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के पेडागोजी के सवाल लेकर के आया हुआ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने शिक्षण शास्त्र को बेहतरीन तरीके से हम लोगों की ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ा है, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग शिक्षण शास्त्र को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो और जानते हो। मेरी इस वीडियो का उद्देश्य यह होगा कि आप लोगों के अंदर मैं यह समझ और कॉन्फिडेंस विकसित कर सकूं कि आप लोग संस्कृत में लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ सकेंगे ताकि आप पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व कर पाए। तो आइए देरी नहीं करते हैं, हम अपने प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। ये 2019 का प्राइमरी का पेपर है और यदि मैं इसको देखूं तो इस पेपर को मैंने, इसका जो सेकंड सेक्शन है वो हमने आपको पिछली वीडियो में आप लोगों से हमने डिस्कशन किया था और ये आप जैसा देख पा रहे हैं कि भाषा भाग 5 में भाषा भाग 2 संस्कृत का मैंने ये 2 पैसेज आपको पढ़ाया था। पहला पैसेज जो था वो कस्मिंचित नगरे मंथरको नाम तंतु वायः प्रतिवसति अस्म, मतलब किसी नगर में मंथरक नाम का एक तंतुवाय अर्थात जुलाहा रहता था। यह एक मैंने पैसेज आपको पढ़ाया था और जो दूसरा पैसेज हमने पढ़ाया था वो ये था कि उदयनः नाम कोऽपि भूपः आसीत्, उदयन नाम का कोई एक भूप अर्थात राजा था। और इसी क्रम में हमने 135 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो पेडागोजी के सवाल हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 136 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है ये प्रश्न? देखिए, लिखा हुआ है कि पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतत् अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। अगर इस प्रश्न के अर्थ को मैं निकालूं तो लिखा हुआ है कि पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम। पठन कौशल, आप जब भाषा कौशल की बात करते हैं तो 4 भाषा कौशल होता है। भाषा कौशल 4 कौन कौन से हैं? तो पहला जो कौशल है वह है सुनना। क्या है? सुनना। और दूसरा जो कौशल है वो क्या है भाई? तो वह है बोलना। दूसरा कौशल क्या है? बोलना। और तीसरा कौशल क्या है? तो तीसरा कौशल है पढ़ना। और चौथा जो कौशल है भाषा का वो कौन सा है भाई? तो वो है लिखना। आप सभी लोग इन चारों भाषा कौशलों से परिचित है। तो यह जो प्रश्न है ये पठन कौशल से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि पठन नाम यानी जो पठन कौशल है वह न केवल लिखित पाठस्य उच्चारणम, वह न केवल लिखित पाठ का उच्चारण है अपितु बल्कि एतत् यानी इनमें से भी, इन चारों में से भी अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित, जो है वो कौन है। तो वह ये पूछ रहा है सवाल आपसे कुल मिलाकर के कि पठन जो कौशल होता है उसमें हम केवल लिखित पाठ के उच्चारण को से ही उससे मतलब नहीं है, बल्कि किसी अन्य तथ्य से भी वहां पर मतलब है, किसी अन्य तथ्य को भी वहां पर महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो वह तथ्य कौन सा है? तो दोस्तों, यदि हम पठन कौशल की बात करें तो पठन कौशल का संबंध इस विषय से होता है भाषा में कि लिखित सामग्री का आप अवबोध कितने स्तर से कर रहे हो, आप लिखित सामग्री को कितना ग्रहण कर रहे हो, इसका तात्पर्य पठन कौशल से होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई अखबार का वाचन करें, आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके
मित्र ने कहा कि अरे भाई अखबार पढ़ लिए क्या? तो आपने कहा हाँ भाई हमने तो अखबार आज का पढ़ लिया। तो अखबार पढ़ लिया तो क्या मतलब उसका इसका मतलब होता है कि इसको भाई बोल बोल करके पढ़ेंगे अखबार को? अरे नहीं भाई, अखबार पढ़ने का मतलब इस विषय से होता है कि अखबार में जो लिखा है उसका अवबोध हमें हुआ कि नहीं, उसको हमने जान लिया कि नहीं, उसको हमने ग्रहण कर लिया कि नहीं किया। तो आइए हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात, यानी पाठ के अर्थ का अवबोधन करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनायाः च अधिगमम कुर्यात। कह रहा है कि नवीन शब्दानाम यानी नवीन शब्दों का, च मतलब और, नवीन वाक्यों की रचना का अधिगम कुर्यात यानी नवीन शब्दों का और नवीन वाक्यों की रचना का अधिगम करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि नवीन शब्दानाम उच्चारणगत समस्या दूरीकरात, यानी नवीन शब्दों के द्वारा जो उच्चारणगत समस्या है उसको दूर करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि स्फुट वक्तापि भवेत। स्फुट वक्ता का मतलब होता है कि बड़ी द्रुत गति से, वक्तापि भवेत यानी बहुत द्रुत गति से उसको बोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों पठन कौशल का संबंध किससे है? पठन कौशल का संबंध लिखित सामग्री के भाव को ग्रहण करने से है, उसको अवबोध करने से है। तो दोस्तों ये दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमारा सही उत्तर होगा पहला, पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात। ठीक है, आइए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों संस्कृत में जो पेडागोजी के सवाल आते हैं वो बड़े ही आसान आते हैं। यदि आप इसे संस्कृत में पढ़ना सीख जाएं तो आप एकदम धुआं मचा करके प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोग जो ऑफलाइन कक्षाओं में सीटेट की ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और आगे आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें तो हमारे चैनल को आप लोग शेयर भी करें। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम अगला प्रश्न लेते हैं। 137 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षायाः छात्राणाम कृते मातृभाषया एव पाठनम स्यात् इति संस्तुतम अस्ति। यानी प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को मातृभाषा में ही पढ़ने के लिए संस्तुत किया जाता है, संस्तुति दी जाती है। तो तेन उसके द्वारा, तो उसके द्वारा क्या होता है ये पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम प्राथमिक कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि बालक को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। अब क्यों पढ़ाना चाहिए भाई मातृभाषा में? तो दोस्तों मातृभाषा में इसलिए पढ़ाना चाहिए कि मातृभाषा में जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसके ग्रहण की क्षमता अधिक तीव्र होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अधिगम की क्रिया में वहां नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होता है। तो आइए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माणम भवेत। नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होता है। यतः छात्रा कामपि भाषाम अवगंतुम न शक्नोति। जो छात्र किसी भी भाषा को अवगंतुम यानी जानने हेतु, न मतलब नहीं, शक्नुवंती मतलब सक्षम होते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है। और तीसरा कह रहा है छात्रेषु यानी छात्रों में। दोस्तों यहां सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। छात्रों में सर्जन शक्ति, सर्जन शक्ति का मतलब क्या होता है? सृजन शक्ति में वृद्धि भविष्यति, यानी कि बालकों के सृजन शक्ति में वृद्धि होगी। और चौथा कह रहा है प्रांतीय कथित भाषायाः प्रोत्साहनम भवेत। उस कथित प्रांतीय भाषा का प्रोत्साहन होगा। तो दोस्तों इन चारों बिंदुओं को यदि हम देखें तो दरअसल हम प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा के द्वारा पढ़ाने की संस्तुति इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां पर नैसर्गिक वातावरण का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं। हम अगला प्रश्न लेते हैं। 138 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। 138 नंबर प्रश्न कह रहा है भाई
कि प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथाः च दत्ताः सन्ति। दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके, यानी पहली कक्षा, यानी कक्षा 1 के विद्यार्थी की बात हो रही है। पहली कक्षा, प्रथम कक्षा यानी कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है उसकी भाषायाः यानी भाषा के पाठ्यपुस्तके यानी पाठ्यपुस्तक में प्रारंभे, प्रारंभ में, तो दोस्तों यहां लिखा पाठ्यपुस्तके सप्तमी एक वचन, प्रारंभे सप्तमी एक वचन, भाषायाः ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में कविताः कथाः च दत्ताः सन्ति। कविता, कथा, च मतलब और, दत्ताः मतलब दी गई हैं, सन्ति मतलब हैं। मतलब ये लाइन कह रही है कि पहली कक्षा की जो भाषा की पाठ्यपुस्तक है उसके प्रारंभ में क्या दिया गया है, उसमें तो कथा और कविता दी गई है। अनंतरम, अनंतरम उसके पश्चात, च मतलब और अनंतरम और उसके पश्चात अक्षराणाम लेखनम अक्षरों का लेखन दिया गया है। दोस्तों किसी कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक है, उस पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में पहले कविता और कथाएं दी गई हैं और उसके बाद उसमें अक्षरों का लेखन दिया गया है। एवं तत्पुस्तकम काम प्रणालीम अनुसरति, वह जो पुस्तक, तत् मतलब वह जो पुस्तक है, काम मतलब कौन सी, प्रणालीम अनुसरति वह कौन सी प्रणाली का, अनुसरति अर्थात अनुसरण करती है। तो दोस्तों अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो लिखा है कि अधोगामी प्रणालीम, क्या लिखा है, अधोगामी प्रणालीम यानी टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब अधोगामी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गमन करने वाली यह प्रणाली है। दूसरा कह रहा अनुशासनात्मक प्रणाली यानी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली यानी कैरिकुलम फ्रेमवर्क अप्रोच। और चौथा कह रहा है ऊर्ध्वगामी प्रणाली, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो देखो दोस्तों अगर हम इसको बात करें तो इन चारों की बात करें तो सबसे पहले कविता दिया गया है, फिर कथा दिया गया है, उसके बाद अक्षरों का लेखन। देखो भाषा की जो क्रिया होती है तो दोस्तों भाषा को अगर हम औपचारिक माध्यम से सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले अक्षर का लेखन सिखाया जाता है। अक्षर को जब सिखा देते हैं तो उसके बाद वाक्य, उसके बाद शब्दों को सिखाया जाता है। जब शब्द हम सिखा देते हैं तो शब्दों के बाद हम वाक्य को सिखाते हैं, और जब वाक्य सिखा लेते हैं तो वाक्यों को जोड़ जोड़ करके हम कहीं पर या ढेर सारे वाक्यों को जोड़ करके हम एक पैसेज को, एक गद्य को, एक रचना को हम लिखना उसे सिखाते हैं। तो ये जो अप्रोच होता है इसको हम कहते हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ना। क्या कहते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की, यानी ऊर्ध्वगामी प्रणाली कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, यानी ऊर्ध्वगामी प्रणाली। लेकिन जब इसका उल्टा होगा तो दोस्तों जब हम रचना से हम अक्षर की ओर बढ़ेंगे तो हम टॉप डाउन होंगे। क्या होंगे, ध्यान रखना, टॉप डाउन होंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ गमन कर रहे हैं, किधर से किधर गमन कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच इसको कहते हैं। तो दोस्तों यहां पहले कविता और कथा है और उसके बाद हम अक्षरों का लेखन कर रहे हैं। दोस्तों आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी, बहुत सारे पब्लिशर्स इस समय पुस्तकों को छापे हुए हैं, और मैंने बहुत सारी पुस्तकों को देखा वहां पर गलत उत्तर दिया गया है। तो बड़ा सावधान रहिएगा, कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वगामी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। दोस्तों यह उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर सही कौन सा होगा, यह भी उत्तर गलत है, यह भी गलत है। सही कौन है, अधोगामी अप्रोच कहेंगे। क्या कहेंगे, माफ करिए, अधोगामी, हाँ बिल्कुल अधोगामी अप्रोच कहेंगे। ये टॉप डाउन अप्रोच है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। किधर से किधर आ रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी कारण से इसे हम अधोगामी प्रणाली कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, अधोगामी प्रणाली एक बार और दबा दें, एक बार और बता दें। देखो टॉप डाउन की यदि बात करें तो टॉप डाउन अंग्रेजी से स्पष्ट है, टॉप यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, और बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो दोस्तों यहां पहले कविता और कथा पढ़ा रहे हैं तो ये टॉप है, और हम अक्षर पर आ रहे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच इसको कहेंगे। तो 138 का पहला ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं,
हमारा अगला प्रश्न 139 नंबर क्या कह रहा है? अधोलिखितेषु। दोस्तों यह जो शब्द है अधोलिखितेषु, ये बार बार आपके सीटेट के पेपर में संस्कृत में लिखा होगा। तो इसका अर्थ क्या है? अधोलिखितेषु, अधो मतलब होता है नीचे, लिखितेषु मतलब लिखितों में से। तो इसका अर्थ आप हमेशा ये लगाओगे कि नीचे लिखितों में से का मतलब कौन सा? उक्ति। उक्ति मतलब क्या होता है? उक्ति मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। समीचीना यानी वर्तमान समय में सही है। समीचीना मतलब वर्तमान समय में सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुभवानाम महत्व कोशेण सह बालाह विद्यालयम आगच्छन्ति। अनुभवानाम यानी बहुत सारे अनुभवों के, महत्व कोशेण, महत कोशेण, महत मतलब क्या होता है? महत मतलब होता है बहुत सारा। तो बहुत सारे अनुभवों के कोश के द्वारा, साथ मतलब उस कोश के साथ, अनुभवों के भंडार के साथ, बालाह मतलब बच्चे, विद्यालयम आगच्छन्ति विद्यालय आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि बालाह यदा विद्यालयम आगच्छन्ति, बच्चे जब विद्यालय आते हैं, तदा ते रिक्त फलकम ब्लैंक स्टेट इव भवन्ति। दोस्तों यह कह रहा है वाक्य कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं, तदा तब ते मतलब वे रिक्त फलम यानी ब्लैंक स्टेट यानी कोरा कागज होते हैं। दोस्तों हम लोग कहा करते हैं, इसे जल्दी बोल देते हैं कि अरे भाई बच्चे तो कोरा कागज होते हैं। तो यह स्टेटमेंट यही तथ्य को बता रहा है। अगला है शब्दानाम समूहस्य रटनम कारयित्वा शिक्षकः बालान भाषान पाठेत। शब्दों के समूह को रटनम कारयित्वा, रटन करा करके मतलब कंठस्थी करा करके, कारयित्वा करा करके, शिक्षक जो है बालान भाषाम पाठेत, बच्चों को भाषा पाठेत उसे पढ़ाना चाहिए। और चौथा करा कि प्रथम कक्षायाः छात्रा आंग्ल भाषायाः किंचित अपि न जानन्ति। किंचित, किंचित मतलब क्या होता है? किंचित मतलब होता है थोड़ा भी, अपि मतलब भी, और न मतलब नहीं, जानन्ति मतलब जानते हैं। तो ये लाइन कह रहे कि पहली कक्षा का जो बालक होता है वो आंग्ल भाषा को किंचित थोड़ा भी नहीं जानता है। तो दोस्तों अगर इस लाइन की मैं बात करूं, चौथी लाइन की, तो ये टोटली गलत है। अरे भाई पहली कक्षा का बालक है तो क्या वो अंग्रेजी नहीं जानता? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे डॉग, बॉल, कॉल, और अब कहां आप इस उत्तर भारत के परिक्षेत्र में देखें तो छोटे बच्चे आजकल अंग्रेजी के शब्दों को खूब बोल रहे हैं। तो ऐसा थोड़े है, वह अंग्रेजी ही नहीं बल्कि जिन भाषा से जुड़े हुए समूह के साथ वह जुड़ा होगा उस भाषा को तो वह बिल्कुल जानेगा। तो अंग्रेजी ही नहीं, वो बहुत सारी भाषाओं को जान सकता है। तो यह ऑप्शन, यह स्टेटमेंट गलत है। और ये जो कह रहा है ना तीसरा स्टेटमेंट कि शब्दों के समूह को रटनम कारयित्वा, उसको कंठस्थ करा करके शिक्षक को, बालक को भाषा पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं भाई। जब रटनम दे दिया, ध्यान रखना आप लोग, अगर किसी भी जगह पर कंठस्थीकरण की बात होगी तो वह किसी भी दृष्टिकोण से बालक के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। और भैया ये जो कह रहा ना कि बच्चे जो है वो कोरा कागज होते हैं, तो कभी यह भ्रम मत पालिएगा, बच्चे कभी कोरा कागज नहीं होते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही क्या है? सही है कि बच्चे ढेर सारे अनुभव के कोश के साथ विद्यालय आते हैं, और यह तथ्य बिल्कुल सही है। और शिक्षक का दायित्व होता है कि वह उस अनुभव के कोश को अपने कक्षा के शिक्षण की क्रिया में ऐड करे और बालकों को निरंतर अधिगम की ओर प्रेरित करे। तो 139 नंबर का उत्तर एक सही हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन करिएगा, इस बिंदु को, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यह है कि 140 नंबर प्रश्न। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी, दूरस्थ विद्यार्थियों को भी मिल सके। कह रहा है 140 नंबर प्रश्न कि बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमाम भाषाम, और यहां ब्लैंक दे दिया गया है, आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो कह रहा है बालह यानी बच्चा, स्वाभाविकतया यानी स्वाभाविक रूप से, तस्य मतलब उसका, प्रथमाम भाषाम स्वाभाविक रूप से उसकी जो प्रथम भाषा होती है। प्रथम भाषा कौन होती है भाई? तो प्रथम भाषा हम कहते हैं मातृभाषा को। ध्यान रखना, प्रथम भाषा हम किसको कहेंगे? दोस्तों इस तथ्य को आप ध्यान रखोगे
कि जब कहीं पर भी प्रथम भाषा शब्द का उल्लेख किया जाएगा, किसका उल्लेख किया जाएगा? प्रथम भाषा शब्द का उल्लेख किया जाएगा, तो उस स्थान पर ध्यान रखना कि प्रथम भाषा जो होगी वही सदैव मातृभाषा होती है, वही क्षेत्रीय भाषा होती है। ध्यान रखना आप लोग, वही क्या होती है? वही क्षेत्रीय भाषा होती है और वही गृह यानी घर की भी भाषा होती है। तो यदि हम यहां पर देखें, इस बिंदु को हम देखें तो कह रहा है कि प्रथमाम भाषाम, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि प्रथमाम भाषाम। तो वो क्या आगे स्टेटमेंट के अंतर्गत जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आइए हम चारों बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला बिंदु है, लिखा है अनुकरोति, यानी उसका अनुकरण करता है। दूसरा कह रहा है अधिग्रहणम करोति, यानी अधिग्रहण करता है। और तीसरा कह रहा है पुनर्बलनम करोति, रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन करता है, रीइंफोर्समेंट होता है। और चौथा कहता है अधिगच्छन्ति, यानी लर्नस, यानी उसको सीखता है। अधिगच्छन्ति, उसको सीखता है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो घर पर जो बच्चा होता है वह न सिर्फ भाषा को बल्कि समस्त क्रियाओं को अनुकरण से, अनुसरण से ही सीखता है। आप देखिएगा कि यदि आप किसी अपने बड़े का पैर छुएंगे तो बच्चा जब आप देखेगा तो वह भी बड़े का पैर छुएगा, तो वह आपका क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। आप सुरती खाओगे, खैनी खाओगे, हाथ को रगड़ोगे तो बच्चा भी हाथ रगड़ेगा और वो भी सुरती खाएगा। तो वो कैसे सीख रहा है? अनुसरण से सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है। इतना ही नहीं, आप जैसी शब्दावली का प्रयोग है, आप भी गाली दोगे तो बच्चा भी गाली दोगा। अगर आप किसी को आप कहोगे तो बच्चा भी आप कहेगा, अगर आप किसी को तुम कहोगे तो बच्चा भी तुम कहेगा। तो सीख कहां से रहा है? अनुसरण से सीख रहा है, अनुकरण से सीख रहा है। तो स्वाभाविकतया, जो स्वाभाविक रूप से वह पहली भाषा को कैसे सीखता? अनुकरण होती, उसको अनुकरण करता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 140 तक हो गया दोस्तों। 141 नंबर प्रश्न को ले लेते हैं। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितेषु, यानी नीचे लिखितों में से। मैंने कहा था अभी आपको पीछे कि जब भी कहीं आपको पैसेज में अधोलिखितेषु मिल जाएगा तो आप उसका मतलब समझोगे कि नीचे लिखित में से। किम मतलब कौन सा? ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, ग्रहणात्मक कौशल है। ग्रहणात्मक कौशल मतलब क्या? सीखने का कौशल, ग्रहण करने का कौशल, आत्मसात करने का कौशल, अपने अंदर प्रवेशित करने का कौशल अस्ति है। कौन है? तो दोस्तों भाषा कौशल, मैंने जैसा कि अभी पीछे बताया आप लोगों को कि भाषा कौशल जो होता है वो 4 होता है। कौन होता है? कितना होता है भाई? 4 होता है। तो पहला जो है वो कौन सा है? तो पहला कौशल है सुनना। कौन सा है? सुनना। दूसरा कौन सा है भाई? तो दूसरा कौशल है बोलना। दूसरा कौन सा है? बोलना। और हमारा जो तीसरा कौशल है वो कौन सा है? तो तीसरा कौशल है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। और हमारा जो चौथा कौशल है वो क्या है? वो है लिखना। वो क्या है? वो है लिखना। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं पढ़ने का, तो बात करूं मैं सुनने का, तो सुनने का मतलब ये होता है कि आप, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे होंगे। तो जब सुन रहे होंगे तो सुनने के दौरान क्या होगा? सुनने के दौरान आपके ग्रहण करने की क्रिया चालू होगी। सुनने के दौरान कौन सी क्रिया चालू होगी? ग्रहण करने की। आप सीख रहे होंगे। यदि हम बोलने की बात करें तो यदि कोई बोलेगा तो वह अपनी अभिव्यक्ति कर रहा होगा। तो बोलने में क्या होता है? बोलने में अभिव्यक्ति होती है। बोलने में क्या होता है? बोलने में दोस्तों अभिव्यक्ति होती है। और यदि हम पढ़ने की बात करें तो अभी मैंने बताया आपको पीछे कि पढ़ने का संबंध अवबोध करने से है, यानी लिखित सामग्री को उसको ग्रहण करने से है, लिखित सामग्री को जानने से है, उसको समझने से है। तो पढ़ने में भी क्या होगी? पढ़ने में भी ग्रहण कौशल का प्रयोग होगा और लिखने में भी यह भी अभिव्यक्ति का ही मामला है। यह भी मामला किसका है? यह भी मामला है अभिव्यक्ति का। तो दोस्तों ये जो बोलना और लिखना है इसका संबंध अभिव्यक्ति से है, और ये जो सुनना और पढ़ना है इसका संबंध किससे है? तो ग्रहण करने से है। तो हमारा प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न था कि अधोलिखितेषु
किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, नीचे लिखितों में से कौन ग्रहणात्मक कौशल है। तो दे रहा है यहां सुनना और पढ़ना, च मतलब और, च मतलब और, तो सुनना और पढ़ना। तो दोस्तों निश्चित रूप से यही उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना आप सीटेट के प्रश्न पत्र में बाकी ऑप्शनों को जरूर देखना। तो देखो भाई, क्योंकि हो सकता है कि उससे बेहतर कुछ नीचे दिया गया हो। तो पढ़ना और लिखना, तो दोस्तों लिखने में तो ग्रहणात्मक कौशल होगा नहीं। यहां कह रहा है पठन और संभाषण, तो संभाषण में भी नहीं होगा। श्रवण और संभाषण, तो यहां पर भी संभाषण में नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमारा पहला उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 142 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 142 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसे देखें और इसका उत्तर फटाफट बताएं। बहुत ही सामान्य, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि शिक्षिका विशेषण विषय, जो शिक्षिका है आपकी कक्षा की, यानी आप ही स्वयं शिक्षिका है, आप ही शिक्षक है। दोस्तों एक तथ्य ध्यान रखना कि जब सीटेट के प्रश्न पत्र को सॉल्व करो तो पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करते समय स्वयं को शिक्षक महसूस करो, छात्र नहीं। जब आप स्वयं को शिक्षक महसूस करोगे तो प्रश्नों के उत्तर के सही होने की दर, उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कह रहे कि शिक्षिका यानी आप जो है अपने बच्चों को विशेषण विषय यानी विशेषण विषय में व्याख्यानम करोति, व्याख्यान करते हो। यानी जो शिक्षिका है वह विशेषण विषय में, आप जब हिंदी अथवा संस्कृत जब पढ़ते हो तो हाँ विशेषण विषय से पढ़ाया ही जाता है। तो विशेषण विषय से का उसने क्या किया, व्याख्यान किया। और सा मतलब वह शिक्षिका, तदा सर्वान छात्रान प्रत्येकम न्यूनाति न्यूनम एकम स्वगुणम वर्णयितुम निर्देशयति। तदा मतलब उसा, तदा उन सब, तत्सा मतलब वह, तदा मतलब उसके बाद, सर्वान मतलब सभी छात्रान छात्रों को, प्रत्येकम प्रत्येक छात्रों को, न्यूनाति न्यूनम यानी कि कम से कम, एकम मतलब एक, स्वगुणम यानी अपने गुण को, वर्णयितुम यानी वर्णन हेतु। दोस्तों यहां देखो तुमुन प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तुमुन प्रत्यय जुड़ा है ना। तो जहां तुमुन प्रत्यय होता है वहां हेतु अर्थ होता है। तो वर्णयितुम वर्णन हेतु, निर्देशयत निर्देश देती है। मतलब शिक्षिका ने बच्चों को समक्ष विशेषण विषय पर व्याख्यान दिया, लेक्चर दिया। लेक्चर देने के बाद उसने शिक्षक बच्चों से कहा कि आप लोग अपने अपने एक एक गुण का वर्णन करो। अब जैसे मान लीजिए तो एक बच्चा खड़ा होगा, वो कहेगा कि मेरे अंदर रीडिंग का गुण है, मैं रीड करता हूं। कोई दूसरा बच्चा खड़ा होगा तो कहेगा मेरे अंदर प्लेइंग का गुण है, मेरे अंदर खेलने का गुण है। कोई बच्चा और खड़ा होगा तो कहेगा मेरे अंदर जो है नृत्य का गुण है। तो गुण की बात कराओ। दोस्तों जब आप विशेषण पढ़ते हो तो विशेषण में गुणवाचक विशेषण अवश्य पढ़ते हो। तो यहां वो कह रहा है कि वह प्रत्येक बच्चे से कहती है कि बच्चों आप लोग अपने एक एक गुणों का वर्णन करो। अनंतरम उसके पश्चात च, और उसके पश्चात तस्य लक्षणम ददाति, उसके लक्षण को वह शिक्षिका देती है। क्या देती है, लक्षण देती है। अयम विधि कथ्यते, यह विधि क्या कही जाएगी। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है कि निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। दूसरा कह रहा है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। और तीसरा कह रहा है निमज्जन विधि यानी इमर्सन मेथड। और चौथा कह रहा है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों अगर निगमन की बात करें तो आप सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हो कि जो निगमन विधि होती है, इस निगमन विधि में क्या होता है। निगमन में हम नियम से, कहां से, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। और आगमन में क्या होता है, यदि हम आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो दोस्तों यदि यहां पर हम प्रश्न की बात करें तो निगमन जो दिया है, इस निगमन में नियम से उदाहरण की बात होगी। किसकी बात होगी, नियम से उदाहरण की बात होगी। आगमन में उदाहरण से
नियम की बात होगी। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहां पर? तो ये दोनों नहीं होगा। यदि हम निमज्जन की बात करें, इमर्सन मेथड की, तो यहां हम किसी बाहरी तथ्य को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जब हम कक्षा में किसी बाहरी तथ्य को इंक्लूड करते हैं तो वह निमज्जन विधि कहलाती है। यह भी उत्तर सही नहीं होगा। उत्तर हमारा क्या होगा? समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। मतलब जब बच्चा अपना एक गुण बताएगा और अब वह शिक्षिका जो है उसके लक्षण को बताएगी। क्या बताएगी? लक्षण बताएगी। जैसे जब वो बच्चा कहेगा कि मेरे अंदर रीडिंग का गुण है, तो शिक्षिका कहेगी कि देखो बच्चों, आप लोग देखते हो इसे, यह लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करता है। जब कोई बच्चा कहेगा कि मेरे अंदर खेलने का गुण है, मेरे अंदर प्लेयर का गुण है, तो कहेगा वो शिक्षिका उसको जोड़ेगी और अन्य विद्यार्थियों को समझाएगी कि देखो ये सही कह रहा है, और यह जो बालक है आपको ग्राउंड में खेलते हुए दिख जाता है। तो वह बालक की जो शारीरिक प्रतिक्रिया है उसको कक्षा से जोड़ेगी, और इसको समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड कहते हैं। इस कारण से यह उत्तर सही होगा। तो दोस्तों नोट कर लो, प्रश्नों को समझ लो और देख लो भाई। मैं वादा करता हूं आप लोगों के प्रश्न छूटेंगे नहीं, और इसी तरह अगर आपकी तैयारी रही तो संस्कृत में 30 में 30 जरूर आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं 143 नंबर। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर लाइक करें, बटन को दबाएं, फिर वीडियो आगे बढ़ाएं। कह रहा है कि शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि शिक्षक जो है, शिक्षक की सहायन सहायता के लिए औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते, यानी शिक्षक की सहायता के द्वारा औपचारिकतया का भाषा यानी कौन सी भाषा अधिगम्यते यानी अधिगमित की जाती है। यानी शिक्षक की सहायता से हम कक्षा में औपचारिक रूप से कौन सी भाषा सीखते हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां दिया हुआ द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा जिसको हम सेकेंडरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी लैंग्वेज। जैसे उत्तर भारत में हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो अनेक भाषाएं होंगी वो सेकेंडरी लैंग्वेज कहलाएंगी। और मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा जो है इस उत्तर भारत में, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। गृह भाषा की बात करें तो हिंदी हमारी गृह भाषा है। अब प्रथम भाषा की बात करें तो हिंदी ही प्रथम भाषा। मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा और इसके साथ साथ एक और भाषा, क्या? क्षेत्रीय जो भाषा होती है, यह एक ही तथ्य है, यह समान तथ्य है। तो दोस्तों औपचारिक रूप से हम कक्षा में शिक्षक से कौन सी भाषा सीखते हैं? क्या मातृभाषा सीखते हैं? क्या हम प्रथम भाषा सीखेंगे? नहीं भाई, मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा, क्षेत्रीय भाषा तो हम घर से ही सीखना शुरू कर देते हैं। कहां से? अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोस से, अपने मित्र से। सोसाइटी में ही हमको प्रथम भाषा दिखने लगती है, हम वहीं से सीखना, बच्चा वहीं से सीखना शुरू कर देता है। तो यह उत्तर गलत होगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? द्वितीय भाषा। हम शिक्षक की सहायता से औपचारिक कक्षा में हम कौन सी भाषा सीखते हैं? द्वितीय भाषा। यानी जब आप पढ़ने जाते हो, हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, तो अंग्रेजी के गुरुजी आते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, औपचारिक रूप से आप उसको सीखते हो। तो 143 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, द्वितीय भाषा। और इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न लेता हूं। हमारा अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह कतई नहीं है कि मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊं, मैं आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ाऊं, मैं आपको पेडागोजी पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य तो यह है कि मैं आपको संस्कृत में इस पेडागोजी को पढ़ना सिखाऊं ताकि आप प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो दोस्तों इसी क्रिया में आपका दोनों कार्य हो रहा है। आप संस्कृत पढ़ना भी सीख रहे हो, लेकिन साथ साथ पेडागोजी की भी संकल्पना आपको अवश्य समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर को भी बताते रहें आप लोग। 144 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालान नवीन शब्दानाम पाठयितुम शिक्षिका प्रकृति वस्तूनाम उपयोगम करोति यतः। कह रहा है बच्चों कि बालान नवीन शब्दानाम यानी बालकों के नवीन शब्दों को पाठयितुम पढ़ाने हेतु। मैंने अभी बताया कि जब कहीं तुमुन प्रत्यय, यहां देखो तुमुन प्रत्यय है
तुमुन प्रत्यय जहां होगा वहां हेतु का अर्थ होगा। किसका अर्थ होगा दोस्तों? हेतु का। तो प्रश्न है कि बच्चों को नवीन शब्दों को पढ़ाने हेतु शिक्षिका यानी जो शिक्षिका है वह प्रकृति वस्तु नाम उपयोगम करोति, वह प्रकृति वस्तुओं का उपयोग करती है। मतलब बालक के जीवन में, उसके आस पड़ोस में, उसके नेचर में जो वस्तुएं हैं उनका वह उपयोग नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए करती है। यतः जो अब नीचे 4 स्टेटमेंट है, इसमें हमें सही स्टेटमेंट की तलाश करनी है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एतेन यानी इसके द्वारा, यानी प्रकृति वस्तुओं के द्वारा एतेन शब्दानाम शुद्ध वर्तन्या पाठने सहायताम भवति। एतेन इसके द्वारा शब्दों की शुद्ध वर्तनी को पाठने पढ़ने में सहायता भवति मतलब होती है। वह ऑप्शन कह रहा है कि इसके द्वारा अर्थात प्रकृति वस्तुओं के द्वारा शब्दों की शुद्ध वर्तनी को पढ़ने में सहायता होती है। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है ये देखते। एतेन तो केतेन भाई प्रकृति वस्तु नाम, प्रकृति वस्तुओं के द्वारा प्रकृति जीवने प्राकृतिक जीवन में दृष्टि दिखने वाली वस्तु सह मतलब साथ शब्दानाम संबंध स्थापने छात्राणाम सहायताम भवति। इन प्राकृतिक वस्तुओं को देखने के द्वारा उसके साथ वह जो वस्तु है जो दिखाई जा रही है उसके साथ शब्दानाम संबंध स्थापने शब्दों में संबंध को स्थापित करने में छात्राणाम सहायताम भवति छात्रों को सहायता होती है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि बाल शिक्षार्थी न यानी जो बाल शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, निराकार चिंतने मतलब एक होता है निराकार चिंतन मतलब एक ऐसा चिंतन जिसका कोई आकार नहीं है, एक ऐसा चिंतन जो फ्री है, जो मुक्त चिंतन। आप लोगों ने सुना होगा मुक्त चिंतन, चिंतन का जब आपको पाठ पढ़ाया गया होगा तो एक होता है मुक्त चिंतन की क्रिया। तो निराकार चिंतन का मतलब होता है मुक्त चिंतन, एक ऐसा चिंतन जिसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो बाल शिक्षार्थी जो है वो निराकार चिंतने यानी निराकार चिंतन में समर्थाः न सन्ति, समर्थ नहीं होते। दोस्तों ये तो सीधा गलत है भाई, क्योंकि हर बच्चा मुक्त चिंतन में बिल्कुल समर्थ होता है। आप देखिए बच्चे क्या क्या सोचते रहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमीटर नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता। बच्चे जो है वह मुक्त चिंतन की क्रिया में अत्यधिक शामिल रहते हैं। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि बाल शिक्षार्थी निराकार चिंतन में समर्थ नहीं होते हैं। तस्मात् प्रकृति वस्तूनि तेषाम अधिगमे सहायम करोति, तस्मात् उनके प्रकृति वस्तूनि तेषाम वह तस्मात् प्रकृति वस्तुनि वह प्रकृति वस्तु उनके अधिगम में सहाय कुर्वन्ति यानी सहायता करती है। और चौथा कह रहा है वस्तु भी एव वयम नवीन शब्दानाम पाठयितुम शक्नुम, जो वस्तु है वह वस्तु ही एव मतलब ही वयम मतलब हमारे नवीन शब्दों को पाठयितुम शक्नुमः पढ़ाने हेतु पढ़ाने के लिए शक्नुम मतलब उसमें सहायता करती है। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि जब आप नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए आप बच्चों के सामने प्राकृतिक वस्तुओं को दिखाते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से वो नवीन शब्दों को पढ़ने में सक्षम होता है। लेकिन अगर इस चारों ऑप्शनों को देखें तो निश्चित रूप से यह ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि जो बच्चा है वह उस वस्तु के साथ, जो वस्तु दी जा रही है और जो शब्द जिसका अर्थ आपको जानना है, उन दोनों के बीच क्या करता है, उन दोनों के बीच वह संबंध स्थापित कर लेता है। यह जो वस्तु है और यह जो शब्द है, यानी जो शब्द आप पढ़ा रहे हो और जिस वस्तु का आपने वहां प्रस्तुतिकरण किया है, तो बालक उस वस्तु के साथ और उस शब्द के साथ क्या संबंध स्थापित कर लेता है, और संबंध स्थापित करने के द्वारा वह नवीन पाठ को पढ़ने में क्या हो जाता है, उस नवीन शब्द को पढ़ने में क्या हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों कुछ बाजार में पुस्तकें लिखी हुई हैं और उसमें ये चौथे ऑप्शन को सही माना गया है, लेकिन ये ऑप्शन निश्चित रूप से गलत होगा, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग करेक्शन के साथ पढ़िएगा। आगे हम बढ़ें तो इसका उत्तर कौन सही होगा दोस्तों, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, इसका दूसरा उत्तर सही होगा। ध्यान रखना आप लोग। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर क्या कह रहा है। 145 कह रहा है कि भाषायाः
पाठ्यचर्चायाम साहित्यस्य समावेशः स्यात् यतः जो भाषा की पाठ्यचर्याम यानी जो पाठ्यचर्या किसको कहेंगे? पाठ्यचर्या हम कैरिकुलम को कहेंगे। किसको कहेंगे? कैरिकुलम को। मैं पेन का कलर बदल लूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो भाषा की पाठ्यचर्या यानी भाषा का जो कैरिकुलम है उसमें साहित्य से समावेश, साहित्य का समावेश, स्यात् मतलब होता है, यानी भाषा की पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होता है। यतः मतलब जो, अब उसका कारण पूछ रहा होगा यहां पर कि उसका कारण क्या है भाई, तो उसका कारण हम लोग अभी उत्तर देते हैं। तो देखो भाई, कह रहा है इदम विद्यार्थिनः आलोचना क्षमताम वर्धति, यह विद्यार्थी की आलोचना क्षमता को बढ़ाती है। फिर दूसरा करा छात्राणाम पाठ्यक्रमम भारम न्यूनम करोति, छात्रों के पाठ्यक्रम के भार को न्यूनम मतलब न्यून, करोति मतलब करती है। और तीसरा करा नवीन शब्दानाम ज्ञाने छात्राणाम सहायम करोति, नवीन शब्दों के ज्ञान में छात्रों को सहायता करती है। और चौथा करा इदम नैसर्गिक भाषायाः पठन पाठनस्य माध्यमम अस्ति, यह नैसर्गिक भाषा के पठन पाठन का माध्यम होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन है, ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये सीधा सीधा गलत है। बिल्कुल ये पाठ्यक्रम के भार को न्यून करने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, यह सवाल गलत, यह बिंदु गलत हो जाता है। लेकिन जब हम तीसरे बिंदु की बात करें तो देखो, जब हम साहित्य को पढ़ाते हैं तो साहित्य को पढ़ाने के दौरान हम बच्चों को नवीन शब्दों का ज्ञान भी कराते हैं, बच्चे की आलोचना क्षमता में भी वृद्धि होती है, और नैसर्गिक भाषा जो हमारी है उसके पठन पाठन में साहित्य तो बहुत बड़ा रोल रखता है। लेकिन दोस्तों यदि हम तीनों की बात करें तो पहला ऑप्शन नो डाउट सही होगा। क्यों सही होगा? कि निश्चित रूप से जो हमारा साहित्य है वह बच्चे की कंपैरेटिव स्टडी आलोचनात्मक क्षमता को वृद्धि करता है। तो हमारा उत्तर इसमें पहला सही होगा, ध्यान रखना आप लोग। 146 नंबर प्रश्न को लेते हैं। 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषायाः कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते, यानी भाषा की कक्षा में कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते होती है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कथा कथन मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। स्टोरी टेलिंग मतलब कथा को कहना, कहानी को कहना। तो जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के दौरान वह कथा कथन करता है, स्टोरी टेलिंग करता है, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से होती है। तो क्या भूमिका है, क्या है? 4 स्टेटमेंट दिया गया है इसके संदर्भ में। तो आइए देखते हैं कि इसमें सही क्या है। कह रहा है आमोदस्य प्रभूतम स्रोतः अस्ति, यह आमोद का, प्रमोद का, प्रभूत मतलब होता है भंडार। प्रभूत का अर्थ क्या होता है? प्रभूत का अर्थ होता है भंडार, और स्रोतः अस्ति यानी बहुत बड़ा, प्रभूत स्रोत यानी बहुत बड़ा स्रोत, अस्ति मतलब है। तो निश्चित रूप से यह उत्तर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो हम कक्षा में करते हैं तो वह निश्चित रूप से आमोद का साधन नहीं होता। यह अलग बात है कि आमोद होता है, लेकिन उसका उद्देश्य कतई यह नहीं होता। कह रहा शिक्षकस्य विश्रामार्थम सहायताम करोति, यह शिक्षक के विश्राम हेतु सहायता करता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से शिक्षक के विश्राम का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। जब उसकी घंटी है तो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है तो उसे पूरा करना है और अपनी पाठ्य योजना को कंप्लीट करना है। तो विश्राम का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। यह ऑप्शन भी गलत है। कह रहा है एतत् भाषायाः समग्रम रूपम प्रस्तुति, यह भाषा के समग्र रूप को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों कथा कथन जो है यह भाषा के समग्र रूप को तो अवश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन हम अगले बिंदु को भी देखेंगे। कह रहा एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति, यह बालक को नैतिक शिक्षा देती है। तो दोस्तों यदि मैं कक्षा 4 की पुस्तक की बात या कक्षा 3 की बात करूं तो कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ दिया गया है उत्तर प्रदेश की कक्षा 3 की संस्कृत में। उसमें पाठ में एक शेर है और एक चूहा है। तो एक चूहा आता है जंगल में तो देखता है कि जंगल में शेर जो है वो बैठा हुआ है,
और सो रहा है, तो चूहा जो है वो शेर के शरीर पर कूदने लगता है। तभी शेर जग जाता है और चूहे को पकड़ लेता है। तो वह चूहा शेर से कहता है, वो शेर चूहे को दंडित करने जाता है, तो चूहा शेर से कहता है कि हे महाराज, मैं छोटा हूं, आप तो बड़े बुजुर्ग हो, आप बड़े श्रेष्ठ हो और आप इस जंगल के राजा हो, तो मुझे छेड़ दो। तो वह शेर को दया आ जाती है, वो चूहे को छोड़ देता है। और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि शेर जो है वह शिकारी के जाल में बंध जाता है। तो चूहा आता है, वह देखता है तो अपने उस जाल को काट देता है। और अंत में, इस कहानी के अंत में एक लाइन लिखा हुआ है उस किताब में, आपकी कक्षा 3 की पुस्तक में लिखा हुआ है कि लघु अपि सहायकः भवति, यानी छोटा भी सहायक हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो कथा है ये क्या दे रही है? नैतिक शिक्षा दे रही है। बालक को भाषा तो सिखाई रही है, भाषा के प्रति रुचि तो पैदा कर रही है, लेकिन यह नैतिक शिक्षा दे रही है। तो स्टोरी जो टेलिंग होती है कक्षा में, वह नैतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। तो इसका चौथा उत्तर सही होगा। दोस्तों, बाजार की कुछ पुस्तकें हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो आयोग है उसने इसको सही माना है। तो भैया मुझे तो नहीं लगता, और आयोग की आंसर की को देखो तो उसने निश्चित रूप से इसको सही माना है। तो जो पुस्तक का दावा है वो सही नहीं है, और हमें इसके चौथे बिंदु का उत्तर देंगे। यहां चौथा बिंदु, यहां पर चौथा ऑप्शन सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला 147 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आओ देखते हैं मित्रों। कह रहा है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसके लिए अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको अवश्य शेयर करें। आइए देखते हैं, हमारा प्रश्न है, कह रहा है कश्चित विषयम अधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुम चतुर्थ कक्षायाः छात्रान् शिक्षकः नियोजयितुम शक्नोति। क्या कह रहा है भाई? प्रश्न को पढ़ो भाई। कह रहा है कि कश्चित मतलब किसी भी, विषयम अधिकृत, किसी भी विषय को अधिकृत करके स्वतंत्रतया, स्वतंत्रता पूर्वक, लेखितुम यानी लिखने हेतु, चतुर्थ कक्षाया यानी चौथी कक्षा के छात्रा के, छात्रान यानी छात्रों को, शिक्षक यानी शिक्षक, नियोजयितुम। दोस्तों, नियोजन का मतलब होता है उसको प्लान कर देना, ठीक है, प्लानिंग, यानी नियोजयितुम यानी कि प्लानिंग हेतु, शक्नोति उन्हें सहायता करता है। तो यदि सह विषय संबद्धः अस्ति, यदि सह मतलब वह विषय, वह कश्चित, कौन? वह कश्चित विषय, सह विषय संबद्धः अस्ति, वह संबद्ध है। मतलब ये वाक्य कह रहा है कि जो शिक्षक है वह कक्षा 4 के छात्रों को कोई विषय अधिकृत करके स्वतंत्र पूर्वक लिखने के लिए वह नियोजित करने में उनकी सहायता करता है। तो वह विषय किससे संबद्ध होना चाहिए? तो दे रहा है कि राष्ट्रीयकेन, वैयक्तिक जीवनेन, वातावरण समस्या भी, या सामाजिक समस्या भी। दोस्तों, आप शिक्षक हो, आप अपने अपने बच्चों से कहा, कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थी होंगे, निश्चित रूप से पेपर किसका है? तो प्राइमरी लेवल का है। तो प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी को जब आप पढ़ाने गए और बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, आप जो है स्वतंत्र हो, आप जो मर्जी वो इस विषय पर लिखो, तो वो विषय जो आप बताएंगे वो किससे संबंधित होगा? क्या राष्ट्र से संबंधित होगा? क्या आप राष्ट्र की भक्ति से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित विषय पर बात करेंगे, या वैयक्तिक जीवन मतलब उस बालक के वैयक्तिक जीवन से जुड़े हुए मामले को देंगे, या वातावरण की समस्या भी, यानी वर्तमान में वातावरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो क्या इस समस्या पर उसको लेख लिखने के लिए कहेंगे? या सामाजिक समस्या जैसे डाउरी है, दहेज की प्रथा है, बाल विवाह की प्रथा है, तो अनेक प्रकार से महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की प्रथाएं हैं, तो क्या सामाजिक समस्या पर उसको लेख लिखने के लिए देंगे? भाई बालक छोटा है तो सामाजिक समस्या पर लेख, वातावरण की समस्या पर लेख, और राष्ट्र के ऊपर लेख लिखने के लिए हम कदापि नहीं देंगे। दोस्तों, हम बच्चे से कहेंगे कि वह अपने या उसके वैयक्तिक जीवन से संबंधित किसी बिंदु को इंगित कर देंगे। जैसे मान लो कि इस उत्तर भारतीय क्षेत्र का है, तो हम उसको गाय पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, क्योंकि गाय उसने देखी होगी। हम उसको भैंस पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, क्योंकि उसने उसको देखा होगा। अभी जस्ट पीछे हमारा
दीपावली का त्योहार बीता है तो हम उसका वैयक्तिक जीवन से वह संबंधित है, हम दीपावली पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो बच्चा स्वतंत्र रूप में, मुक्त रूप में, निराकार रूप में चिंतन करेगा और उस चिंतन के द्वारा वह भाषा की रचना करेगा। क्या करेगा भाई? वह भाषा की रचना करेगा मुक्त चिंतन से। और इस तरह से यह निश्चित रूप से यह जो क्रिया होगी वह किसकी होगी? रचना शिक्षण की होगी दोस्तों। किसकी होगी? रचना शिक्षण की होगी। तो हमारा उत्तर दूसरा सही होगा, वैयक्तिक जीवन। देखो दोस्तों, कुछ पुस्तकें हैं जो बाजार में हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्या पर लेख देंगे। बिल्कुल कतई नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 148 नंबर। कह रहा है कि अनौपचारिक माध्यमेन, क्या कह रहा भाई? अनौपचारिक माध्यमेन, अनौपचारिक माध्यम। देखो, औपचारिक माध्यम, अनौपचारिक माध्यम। अनौपचारिक माध्यमेन कस्याश्चिद भाषायाः अधिगमनार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। कह रहा है कि यदि अनौपचारिक माध्यम के द्वारा कस्य कश्चिद कोई किसी भी भाषा को अधिगमार्थम, अधिगम करने हेतु अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति, किसका समावेश है? तो कह रहा है कि गृह परिवेश से, घर के परिवेश का, भाषा प्रशिक्षण केंद्र से, भाषा प्रशिक्षण केंद्र का, विद्यालय से, विद्यालय का, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला का। तो दोस्तों, यदि हम बात करें शिक्षण की क्रिया का, तो दोस्तों शिक्षण की क्रिया में जो हमारा जो शिक्षण की क्रिया है, ये शिक्षण जो हमारा है ये दो प्रकार से हो सकता है किसी भी बालक या किसी भी शिक्षार्थी का। एक हो सकता है औपचारिक माध्यम के द्वारा। किसके द्वारा? औपचारिक माध्यम के द्वारा। और दूसरा कौन सा? दूसरा हो सकता है अनौपचारिक माध्यम के द्वारा। माफ करिएगा, औपचारिक माध्यम के द्वारा। तो दोस्तों, औपचारिक माध्यम क्या होगा? तो औपचारिक का मतलब ये होता है कि जब बालक विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है? वह विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसको शिक्षक मिलता है, वहाँ उसको एक कैरिकुलम, पाठ्यक्रम मिलता है, उसको पाठ्य योजना मिलती है, उसको एक निश्चित शिक्षण विधि मिलती है। तो ये जो विद्यालय में जो कुछ भी क्रिया होती है वो औपचारिक शिक्षण का नमूना है। अब मान लो भाषा प्रयोगशाला की बात करें, तो अगर भाषा प्रयोगशाला की आप बात करेंगे तो भाषा प्रयोगशाला में क्या होगा? भाषा प्रयोगशाला में एक स्पेसिफिक स्थान होगा जहां भाषा से संबंधित विविध उपकरण रखे गए होंगे भाषा को सिखाने से संबंधित। तो भाषा प्रयोगशाला में जैसे मान लो टेप रिकॉर्डर होगा, जैसे मान लीजिए टेप रिकॉर्डर होगा, तो यह भी एक भाषा को सिखाने का औपचारिक माध्यम होगा यहां पर, है ना। और इसके भाषा के विद्यालय के अलावा और जगहों पर हम देखें, जैसा कि हमारा अगला ऑप्शन था कि भाषा प्रशिक्षण केंद्र से, तो जब आप भाषा प्रशिक्षण केंद्र पर जाएंगे, जब भाषा के आप प्रशिक्षण केंद्र पर जाएंगे तो यह कैसा माध्यम होगा? यहां पर भी निश्चित रूप से कुछ भाषा को सिखाने को, पढ़ाने के लिए विविध प्रकार के उपकरण दिए गए होंगे और वहां प्रशिक्षण करने वाला, प्रशिक्षण देने वाला, एक प्रशिक्षण देने वाला शिक्षक भी होगा। तो ये जो तीनों स्थान होंगे वो औपचारिक माध्यम से किसी भी बालक के भाषा के विषय में शिक्षण का कार्य करेंगे। यदि हम अनौपचारिक माध्यम की बात करें तो अनौपचारिक रूप से भाषा बच्चा कहां सीखेगा भाई? तो अनौपचारिक रूप से बच्चा जो है भाषा वो कहां सीखेगा? नंबर 1, वह अपने घर यानी अपने गृह पर, अपने घर में सीखेगा, माता पिता से सीखेगा, अपने घर के अन्य सदस्यों से सीखेगा, अपने भाई बड़े बुजुर्ग से सीखेगा। दूसरा स्थान उसका क्या हो सकता है? दूसरा स्थान उसके भाषा सीखने का पड़ोस हो सकता है। कहां सीखेगा? पड़ोस में सीखेगा। और कहां सीखेगा भाई? तो पड़ोस के अतिरिक्त हम देखें तो वह जो बालक है वह अपने खेल के मैदान से सीख सकता है। कहां सीख सकता है? वह खेल के मैदान से सीख सकता है। इतना ही नहीं, जब वह बालक अपने मित्रों के साथ होगा तो मित्रों के साथ भी वह सीख सकता है। कहां सीख सकता है? मित्रों के साथ जब वह बातचीत करेगा वहां सीखेगा। और पूरी सोसाइटी में अन्य स्थान पर, जैसे वो विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय के क्लास को छोड़ करके जो बाहर का परिवेश होगा वह विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से बातचीत करेगा, अपने शिक्षक के बातचीत करेगा, विद्यालय के सहपाठियों से बातचीत करेगा। तो वो जो माहौल होगा वो अनौपचारिक शिक्षण का होगा।
तो प्रश्न सर दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अनौपचारिक माध्यमेन कस्याश्चित भाषायाः अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। तो दोस्तों अनौपचारिक माध्यम के द्वारा जब हम बातचीत करेंगे, जब हम भाषा को सिखाएंगे, तो वह निश्चित रूप से भाषा प्रशिक्षण केंद्र नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, भाषा की प्रयोगशाला नहीं होगी। वो क्या होगा, गृह परिवेश से होगा। क्या होगा, घर के परिवेश में अनौपचारिक माध्यम से कोई अपनी भाषा को सीख सकता है या निश्चित रूप से सीखता है। तो हमारा यह उत्तर सही होगा। दोस्तों मैं फिर बाजार की पुस्तकों की बात कर रहा हूं, वहां पर बहुत सारी त्रुटियां हैं, सावधान रहिएगा। तो यह उत्तर यहां पर सही होगा। 149 नंबर प्रश्न ले लेते हैं। 149 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्देश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्। कह रहा है कि पूर्व पठिताः, पूर्व पठितायाः मतलब पूर्व में पढ़ाई गई। क्या अर्थ होगा दोस्तों इसका, इसका अर्थ होगा पूर्व में। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, हम आपका एकदम पेपर क्लियर करा देंगे और आप बेहतर नंबरों के साथ संस्कृत में पास होंगे और यह संस्कृत आपको पीआरटी की भी नैया आपकी पार कराएगी। कह रहा पूर्व पठितायाः यानी पूर्व में पढ़ाई गई, कथायाः यानी कथा, पुनर्कथनम यानी कि पुनर्कथनार्थम पुनः बोलने हेतु। देखो दोस्तों जब कहीं अर्थम अर्थम शब्द लिख दे, कहीं अर्थम ये शब्द यदि जोड़ दिया गया, अर्थम जोड़ दिया गया कहीं पर, तो वहां आप अर्थ लगा लेना कि हेतु। पुनः कथनार्थम, पुनः कथन हेतु, छात्रेभ्य छात्रों को, निर्दिश्य निर्देशित करती है, शिक्षकः यानी शिक्षक निर्देशित करता है, आकलयितुं समर्थो भवेत् वह शिक्षक आकलन करने में समर्थ भवेत होना चाहिए। मतलब ये वाक्य यह कह रहा है कि एक शिक्षक है वह अपने बच्चों को पूर्व में पढ़ाई गई किसी कथा को पुनः कथनार्थम पुनः बोलने हेतु वह छात्रों को निर्देश देता है। तो वह क्या आकलन करना चाहता है। वैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चों को कोई कहानी पढ़ाई, उसको सुनाई, अब बच्चे से कह रहे हो कि अच्छा इस कहानी को तुम फिर से सुनाओ, तुम फिर से उसको बोलो। तो बच्चा का हम क्या कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, क्या हम बच्चे का उच्चारण क्षमता, यहां देखो दे रहा है पहला ऑप्शन कि अवबोधनम, अवबोधनम मतलब बच्चे ने उस कहानी को कितना सीखा, उसको आत्मसात किया, हम इसका टेस्ट ले रहे हैं। कि उच्चारणम हम ये देख रहे हैं कि बच्चा शुद्ध शुद्ध बोल रहा है कि नहीं, हम वर्तनी की शुद्धता देख रहे हैं। तो वर्तनी का संबंध तो लिखने से है दोस्तों, तो निश्चित रूप से वर्तनी नहीं हो सकती। स्मृति शक्ति मतलब उसको कहानी कितनी याद है, उसको इसकी स्मृति कैसी है, हम इसका टेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों जब हम बच्चे से कहेंगे कि भैया ये कथा आपको सुना दिए, अब इस कथा को आप सुनाओ, तो दोस्तों अवबोध इसका उत्तर सही होगा। क्या उत्तर सही होगा, ध्यान रखना कुछ लोग उच्चारण उत्तर बताते हैं, कुछ पुस्तकों में भी लिखा है गलत लिखा हुआ है, और स्मृत शक्ति में लिखा है तो स्मृत शक्ति भी गलत है। हम इसलिए बच्चे को कथा दोबारा उससे कहते हैं कि तुम अपने शब्दों में सुनाओ, हम देखते हैं कि बच्चे ने उस कथा को कितना अवबोध किया है, उसको कितना सीखा है, तो वह बच्चा अपने शब्दों में वह उच्चारण करेगा। इससे एक और फायदा मिलेगा, उससे यह फायदा मिलेगा कि बालक जो है वह प्रोसेस करेगा और वह अपने अवबोध को अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा वह आपको जब बताएगा तो उसका जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने की क्षमता है, जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसमें भी भाषा कौशल में इजाफा होगा। लेकिन यहां उत्तर हमारा क्या होगा, यहां उत्तर होगा अवबोध। और आइए इस सेशन का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं। 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखन विषय का व्यतिक्रमः कथ्यते। लेखन विषय का जो व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यतिक्रम मतलब दोष, व्यतिक्रम मतलब दोष यानी कि विकार। तो कह रहा है कि लेखन विषय, लिखने का जो विकार है, कथ्यते कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों लिखा है डिसग्राफिया, दूसरा कह रहा है डिसकैलकुलिया, तीसरा कह रहा है डिस्फोरिया और चौथा कह रहा है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों लेखन विकार कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों डिसग्राफिया निश्चित रूप से लेखन विकार है। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल कमेंट में सही है, क्या होगा डिसग्राफिया। दोस्तों इन तीनों की यदि मैं बात करूं तो डिसकैलकुलिया निश्चित रूप से कैलकुलेशन से संबंधित है, यह गणित संबंधी विकार है, गणित संबंधी दोष को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं।
और अगर हम डिस्लेक्सिया की बात करें तो यह दोस्तों पठन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? यह पठन संबंधी विकार है। और अगर हम डिस्फोरिया की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद इसे कम ही लोग जानते हों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जल्दी से बताएं कि डिस्फोरिया क्या होता है। आइए मैं बता रहा हूं। देखिए डिस्फोरिया जो है ये चिंतन विकार है। क्या है दोस्तों? डिस्फोरिया हम चिंतन विकार को कहते हैं। किस विकार को कहते हैं? चिंतन विकार को कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर डिस्ग्राफिया होगा। यह लेखन विकार से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या सीखा? हम लोगों ने आज की कक्षा में 2019 में जो प्राइमरी में सीटेट में जो हमारी 5वीं लैंग्वेज है उसमें जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत आती है उसके पेडागोजी के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। मेरा कतई यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ाऊं, लेकिन मेरा कतई यह उद्देश्य बिल्कुल था कि मैं आपको संस्कृत पढ़ना सिखाऊं। लेकिन इसके साथ साथ नो डाउट आप लोगों ने पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के भी विविध बिंदुओं को आपने एक्सरसाइज किया होगा, अभ्यास किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको संस्कृत को पढ़ना सिखाता रहूंगा और आपको सीटेट में 30 नंबर पाने के लिए, काबिल बनाने के लिए कार्य करता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम अगले प्रश्न पत्र को लेकर के आएंगे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।